ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कल, इफ यू रिमेंबर, हमने एप्लीकेशन लेयर, और क्यों एप्लीकेशन लेयर हम पढ़ना हमने शुरू किया, क्योंकि हमने कहा कि इससे पहले हमने फिजिकल लेयर से स्टार्ट लिया था, फिर हमने मैक सब लेयर, फिर हमने एलएलसी सब लेयर, फिर हमने नेटवर्क या इंटरनेट लेयर, और फिर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर, ये पढ़ ली। तो सिर्फ एक लेयर रह जाती थी, विच इज द एप्लीकेशन लेयर, जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, ये रह गई थी। तो और इस कोर्स का, आईटीएन के कोर्स का जो बेसिक गोल है, वो भी आपको पता है कि डेट इज कि टीसीपी आईपी जो मॉडल है, इसको इसकी तमाम लेयर्स को, और लेयर्स पे जो प्रोटोकॉल्स हैं, और प्रोटोकॉल जो फंक्शंस देते हैं, इसके बारे में हमें पता होना। और लाजमी तौर पे ये प्रोटोकॉल किसके जरिए इम्प्लीमेंट होते हैं, हेडर्स के जरिए इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हमने हर एक प्रोटोकॉल को इस अंदाज में देखा, ताकि हमें समझ आए कि कौन सी लेयर क्या काम परफॉर्म कर रही। इसमें कल हमने स्टार्ट लिया विद दी एप्लीकेशन लेयर, और हमने मुख्तलिफ प्रोटोकॉल, मिसाल के तौर पे कल हमने HTTPS की बात की, HTTP की बात की, HTTPS की बात, और हमने कहा कि दोनों जो हैं एक ही काम के लिए हैं, वेब के लिए हैं, वेब सर्विस के लिए हैं। और इनके जरिए एक वेब क्लाइंट एक वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और इस दौरान वो क्या चीज करता है, वो कुछ वर्ब्स यूज करते हैं, जो कि हमें किसी स्टूडेंट ने कल बताया था कि वर्ब का मतलब है काम। तो वो काम क्या है, जैसे गेट, जैसे पुश, जैसे पुल, जैसे डिलीट, अपडेट। तो ये वर्ब्स हैं जो कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई पिक्चर के अपने डेटाबेस में ऐड करनी हो, या कोई फॉर्म के जरिए हमने अपना डेटा ऐड करना है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई नया पाकिस्तानी बच्चा पैदा हुआ और उसका बे फॉर्म बन रहा है या बी फॉर्म बन रहा है, तो लाजमी तौर पे उसका एक नया पेज बने, फॉर्म के ऊपर वो डालेगा कि इसका नेम ये है, इसका फादर नेम ये है, ये इस लोकेशन में पैदा हुआ है, इस डेट को पैदा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो दैट नीड टू बी इंसर्टेड इन दी नादराज डेटाबेस। तो दैट इज एक तरफ क्लाइंट है, दैट क्लाइंट इज पुशिंग द डेटा इनटू द सर्वर। और तो हमने ये चीजें कल देखी। हमने इसके बाद, इससे पहले बल्कि, हमने दो आईपी सर्विसेज को देखा, जिसमें एक DHCP और एक DNS। तो हमने DHCP और DNS की आईपी सर्विसेज जिनको कहते हैं, इनको भी देखा। ये भी हमारी एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज हैं। तो आज हमने स्टार्ट लेना है विद दी ईमेल, क्योंकि हमारा टॉपिक था वेब एंड ईमेल प्रोटोकॉल्स। तो वेब में तो आसानी हमारे लिए रही कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल HTTP है। आप कहेंगे नहीं ये HTTPS भी है, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ उसका है कि आप उसमें इंक्रिप्शन कर रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन ईमेल में हमारे पास तीन प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से, जिनको हम पढ़ना चाहेंगे? SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 2, पॉप, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, POP3, एंड IMAP। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारी ईमेल के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है जी। याद रखें कि हमारी जो ईमेल है, ये एक स्टोर एंड फॉरवर्ड टाइप की एप्लीकेशन। क्यों मैंने इसको कहा स्टोर एंड फॉरवर्ड टाइप की एप्लीकेशन? क्योंकि आपके डिवाइस के ऊपर एक ईमेल कंपोज की जाती है। लेट करें कि ये क्लाइंट का पीसी है, इस पे आपने एक ईमेल कंपोज की, और ये आपने सेंड का बटन प्रेस करके भेज दी। अब ये यहां से उठ के स्टोर हो जाएगी आपके सर्वर पे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जीमेल के क्लाइंट हैं, तो जीमेल के सर्वर के ऊपर, जी सर्वर के ऊपर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जी सर्वर के ऊपर स्टोर हो जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये जी सर्वर पे स्टोर हो गई, अब आपका कोई दूसरा क्लाइंट जो कि इसका रिसिपिएंट है, मैं रिसिपिएंट R कह देता हूं, रिसिपिएंट जब इस सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, तो वो यहां से इसको उठा के अपने पास ले जाएगा। तो पहले यहां पे स्टोर हुई,
और उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड हुई, इसलिए इसको कहते हैं इट इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी सुलेमान जरवी। तो नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लाइंट जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है इसको सेंड करने के लिए, दैट इज SMTP। और रिसीवर या रिसिपिएंट इसको अपनी तरफ पुल करता है बाय यूजिंग इधर POP3 और IMAP, इनमें से कोई एक। तो इसलिए मैंने 3 का नाम दिया कि 1, 2 एंड 3। तो यहां तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ गई कि जब भी आपने ईमेल सेंड करनी है यू विल बी यूजिंग SMTP। although ये मैंने बड़ा सिंपल वो बनाया, बाज केसेस में ऐसा भी होता है, इसमें भी डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में, कि एक तरफ मेरा मैं यूजर हूं जीमेल का और मैं भेज रहा हूं ईमेल नहीं जीमेल को, बल्कि मैं भेज रहा हूं ईमेल याहू को। यानी कि मेरा रिसिपिएंट जो है वो abc@yahoo.com पे है, जबकि मैं लेट इट बी xyz@gmail.com पे। तो एक पहली एग्जांपल में तो मैंने इस एग्जांपल में तो मैंने ये जूम किया कि मैं भी xyz@gmail पे हूं और मेरा रिसिपिएंट भी abc@gmail पे है। ठीक है, तो हम दोनों का, इसका मतलब जीमेल जीमेल दोनों का सेम है, इसका मतलब हमारा सर्वर दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पे इसका इस जो रिसिपिएंट का जो सर्वर है वो याहू है, कैपिटल Y। और मेरा जो जीमेल का सर्वर है, जीमेल का सर्वर है वो ये है। इसका मतलब मैं तो अपनी मेल डालूंगा जीमेल पे यहाँ पे, लेकिन जब ये देखेगा कि भाई इसका रिसिपिएंट तो याहू है, तो ये इसको आगे याहू की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, ये इसको याहू की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। ऑरेंज कलर लगा रहा हूं, येलो कलर लगा रहा हूं, और फिर याहू जो है ये रिसिपिएंट ABC ये अपने याहू सर्वर से कनेक्ट होके इसको हासिल कर लेगा। तो लाजमी तौर पे यहाँ पे SMTP इस्तेमाल होगा, SMTP। SMTP यहां पर भी ये पुश कर रहा है तो SMTP इस्तेमाल होगा, और यहां पे इधर पॉप इस्तेमाल होगा या POP3 या IMAP। तो अब ये एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है, क्योंकि बाज केसेस में तो यही आर्किटेक्चर होता है जो मैंने आपको नंबर 1 में एक्सप्लेन किया, लेकिन बाज केसेस में नंबर 2 भी हो सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज जो कि आपको तकलीफ दे रही होगी कि जनाब कहीं आप कहते हैं पॉप भी इस्तेमाल हो सकता है IMAP भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क इन दोनों में ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई है जो मुझे बताए कि इन दोनों में फर्क क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन में फर्क ये है कि पॉप जैसे नाम से जाहिर है इट इज आगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या होता है कि अगर आपका खत आ गया और पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया, लेट करें कराची से आया और पेशावर के पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया, और यहां से पोस्टमैन साहब ने उठा के आपके घर ड्रॉप कर दिया, तो अगर आपके घर पे ये रिसीव हो गया तो क्या फिर ये यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस में? अब ये लेटर आपका यहाँ पे मौजूद है। जब घर पे रिसीव हो गया है तो फिर यहाँ नहीं है। इसका मतलब कि कोई और शख्स आए, आपका भाई आए और कहे कि जी मैं पोस्ट ऑफिस से पता करूं कि खत आया है या नहीं आया, तो यहाँ आके वो पूछे तो वो कहेंगे यहाँ पे खत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो रिसीव हो चुका हुआ है। वो आपके, अगर आपके भाई को मिल चुका है तो आपको नहीं मिल सकता, इन अदर वर्ड्स। तो इस तरह का POP3 होता है कि अगर ये सर्वर पे POP3 है
और आपने पॉप 3 पे आ गए हो, तो जो ही आप अपने सर्वर से कनेक्ट होगे तो वो ईमेल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ तो वो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी मशीन से इसके साथ कनेक्ट होते हैं, अपने ही यूजर नेम से होते हैं, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको ईमेल नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर नंबर 1 के ऊपर डाउनलोड हो चुकी हुई है। लेट कर ये आपका घर है, ये आपका ऑफिस है, तो अगर आपने घर में उसको देख लिया है, आपके घर के कंप्यूटर पे आ गई है, तो ऑफिस के कंप्यूटर पे वो नहीं आ सकती। तो ये व्हेन आई वाज इन पीटीसीएल तो मैं ये मेथड इस्तेमाल करता, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी। तो मैंने जो अपना सर्वर बनाया था, लोकल सर्वर, तो लाजमी तो मैं चाहता था कि जो भी मेरा क्लाइंट मेरे साथ कनेक्ट हो, वो अपने कंप्यूटर पे इसको उसको मिल जाए, वो जाने, उसका कंप्यूटर जाने, उसको अपने पास रखता है, डिलीट करता है, वो उसका मसला। लेकिन मेरा कंप्यूटर, मेरा सर्वर जो है, उसकी हार्ड डिस्क पार हो जाए। लेकिन इसके मुकाबले में आप जीमेल पे जब देखते हो, मिसाल के तौर पे, तो अगर आप पहले कंप्यूटर पे अपने लटकर लैपटॉप पे देखते हो, फिर अपने ऑफिस में आके डेस्कटॉप से देखते हो, फिर अपनी मोबाइल से देखते हो, रास्ते में चलते चलते हर जगह आपको नजर आ रहा होता है। इसका मतलब है कि वो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं होता, वो आप यहाँ से सिर्फ विजुअलाइज कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो आपके कंप्यूटर पे ही, आपके सर्वर पे ही मौजूद रहती है। इसलिए तो वो आपको कहते हैं कि जी आपने 100 GB की जगह ली हुई थी, 100 GB आपके पूरे हो गए हैं, अब और जगह अगर लेनी है तो पैसे दो, अब तो 15 GB कर दिया है। तो ये कौन, इसका मतलब कि कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है? आई मैप। आई मैप में आपकी मेल, आपका मैसेज पड़ा रहता है ऑन दी सर्वर, और आप डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट सिटीज से बैठ के देख, अगर मिसाल तौर पे आज आप यहाँ से उठ के जापान चले जाएं, तो आपको सारी आपकी ईमेल्स वहां भी नजर आएंगी। ये नहीं कि वो तो मैंने पाकिस्तान में देखी थी, वो तो मैंने यूटी के सर्वर से देखी थी, नहीं। तो इसका मतलब है कि व्हाट वी आर यूजिंग हियर, आई मैप। तो सारी की सारी स्पेस इज नॉट यूटिलाइज बाय अस, बट द स्पेस इज यूज बाय द सर्वर। क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों में, लेडीज एंड जेंटलमैन? है कोई जिसको मेरी बातें समझ नहीं आ रही? गुड, एक और ने भी ज्वाइन कर लिया है, एंड दैट इज हरीम खान। जी हरीम, समझ आ रही है? तो मैंने ये बताया कि पहली बात तो ये क्लियर की कि ईमेल का जो सिस्टम है, दैट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड कहते हैं, क्योंकि यू आर सेंडिंग, कंपोजिंग एन ईमेल एंड सेंडिंग टू द सर्वर, एंड हियर इट इज स्टोर्ड फर्स्ट, एंड देन योर रिसिपिएंट connect to the server, and that email is forwarded to your recipient. So that's the reason it is called store and forward. ठीक है? तो method of sending, storing and retrieving electronic messages across the network. Email messages are stored in a database on the email server. Email clients communicate with the mail server to send and receive emails. तो हमें बताया गया कि जी कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं? 3। वन इज द सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, और ये किस पर्पज के लिए होता है? सेंडिंग ईमेल। जैसे मैंने देखे यहाँ पे कहा कि आपने ईमेल कंपोज की, सेंड का बटन प्रेस किया एंड यू यूज द SMTP। इसी तरह मैंने यहां पर भी कहा कि अगर आपके जीमेल सर्वर ने याहू के जीमेल सर्वर पे ये ईमेल को ट्रांसफर किया, यानी कि फॉरवर्ड किया, सेंड किया, तो अगेन इट विल बी यूजिंग SMTP। लेकिन द पॉप एंड द आई मैप इज यूज्ड टू रिसीव। तो अब मैंने देखे इसे यहाँ कहा कि आपका रिसिपिएंट चाहे वो यहाँ है, चाहे वो रिसिपिएंट यहाँ है, दैट रिसिपिएंट whenever connect to the server and it receives the email, it is using either POP or POP3 or IMAP। और वो भी बता दिया कि कौन सा, अगर POP होगा तो क्या होगा, और अगर IMAP होगा तो क्या होगा। क्लियर हो गया एवरीवन? सर IMAP को थोड़ा सा बता दें, बता। क्या बता दूं तहरीर? आपका सर। आप थोड़ा माइक अपने करीब कर लें, आप नॉर्मली माइक से शायद दूर बैठती हैं या लैपटॉप से दूर बैठती हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंचती। हाँ, सर IMAP का थोड़ा सा रिपीट आई करें। मैप दोबारा बता, दैट्स ग्रेट। आई मैप जो है और पॉप में ये फर्क है, जैसे पॉप का लफ्ज भी है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है?
पोस्ट ऑफिस में ये होता है कि अगर आपने अपना खत जाके या रजिस्ट्री जो है वो आप पोस्ट ऑफिस में डाल दी कि ये पहुंचा दें मिसाल के तौर पे कराची, और कराची जाते जाते हुए आपकी डेस्टिनेशन जो है वहां की मिसाल तौर पे आगा खान यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। तो आपका लेटर जब यहाँ पेशावर पोस्ट ऑफिस से कराची के पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा, और इसका मतलब ये आपके सर्वर्स हो गए इन अदर वर्ड्स। अब कराची सर्वर ने पोस्ट ऑफिस ने जाके उसको डिलीवर कर दिया आगा खान पे, तो क्या कराची में कि पोस्ट ऑफिस में अब उसकी कोई कॉपी होगी या वही चीज वहां पे होगी? हरगिज नहीं। अगर कोई और शख्स आगा खान यूनिवर्सिटी से उठ के जाए कि जी एक लेटर पेशावर से आया हुआ है, पेशावर की यूईटी से आया हुआ है मिसाल के तौर पे, वो हमें चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं सॉरी हमने तो वो ऑलरेडी खान यूनिवर्सिटी को डिलीवर कर दिया हुआ है, इसके मतलब नो कॉपीज हियर। तो इसी तरह पॉप में ये होता है कि जब आपका रिसिपिएंट है, आपका रिसिपिएंट कनेक्ट होता है अपने सर्वर के साथ, चाहे वो पहली मशीन, चाहे वो आपके घर की मशीन है, चाहे वो आपका मोबाइल डिवाइस है, चाहे वो आपके ऑफिस की मशीन है, चाहे वो आपके दोस्त की मशीन है, जहां भी मशीन पे आप जाएंगे कनेक्ट होंगे अपने यूजर और पासवर्ड से, वहां पे वो ईमेल डाउनलोड हो जाएगी और यहां से खत्म हो जाएगी। तो इस केस में व्हाट यू आर यूजिंग हियर, you are using to retrieve your email, to receive your email, IMAP. Sorry, POP. You are using the POP. लेकिन अगर इसके बजाय यू होता कि ये आपका यूईटी, यूईटी ने मेल जब सेंड की तो इट इज यूजिंग एसएमटीपी, यहां भी यूईटी ने जब सेंडिंग इज तो एसएमटीपी है, यहां भी सेंडिंग हुई फ्रॉम पिशावर टू कराची, एसएमटीपी है, और यहाँ पॉप हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि अगेन यहाँ पे पिशावर का ऑफिस है, पिशावर के ऑफिस ने कराची के ऑफिस को भेज दिया, और कराची के ऑफिस ने फिर रिसीव कर लिया खान यूनिवर्सिटी ने, अगेन सेम एग्जांपल। तो यहाँ पर भी हमारा एसएमटीपी, यहाँ पर भी हमारा एसएमटीपी, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर था आईमैप। इसका मतलब कहने का कि नहीं हम चाहते हैं कि यहीं पे ये चीज पड़ी रहे, तो चाहे आप कंप्यूटर नंबर 1 से इसको कनेक्ट करें, चाहे आप ऑन द मूव थ्रू योर डेटा नेटवर्क के थ्रू मोबाइल पे कनेक्ट हो जाएं, चाहे आप घर जाके अपने डेस्कटॉप के जरिए कनेक्ट हो जाएं, यानी वट एवर यू यूज, आपके कंप्यूटर पे वो चीज नहीं आती, बल्कि इट इज अवेलेबल ऑन योर, ऑलवेज अवेलेबल ऑन योर सर्वर। जैसे आप करते हो जीमेल, अगर आपका अकाउंट जीमेल का है, याहू का है, किसी का भी है, तो आप जिस कंप्यूटर से भी कनेक्ट होते हो तो आप फाइंड करते हो कि मेरी ये 10 ईमेल आई हुई हैं। लेकिन आप दूसरे कंप्यूटर पे जाके देखते हो फिर भी आपको ये 10 मेल नजर आ रही होती है, नहीं कि आपने एक पढ़ ली है तो बाकी एक आ गई है, 9 वहां पे रह गई है। तो इसका मतलब है कि ऑल द डेटा इज अवेलेबल, इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन द सर्वर एंड नेवर रेप्लिकेटेड और डाउनलोडेड ऑन योर इंडिविजुअल मशीन। इसलिए तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर यूजिंग जीमेल, तो वो आपको कहते हैं कि जी हमारी 15 GB की स्पेस फ्री थी, अब वो आपने आपकी ईमेल्स के साथ, आपके फोटोज के साथ, आपके लेटर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ फुल हो गई है। अब या तो आप अपनी चीजें डिलीट करें, इसमें नहीं कहते कि हम डिलीट करते हैं, आप डिलीट करें, या हमें और पैसे दें और 100 GB ले लें, इसका मतलब स्पेस उनके पास है, इसका मतलब आई मैप है। अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके। तो सर जब हमारे मतलब नॉर्मल जो ईमेल और यूज करते थे उसमें हमने आईमैप लगाया होता है ना। अगर आप जीमेल वगैरह का एग्जांपल ले रही हैं तो यस आपने आई मैप इस्तेमाल किया हुआ है। मोस्टली हम आई मैप भी करते हैं, लेकिन सिर्फ उन जगहों पे जहां पे सर्वर इस चीज की वो नहीं लेना चाहता। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि व्हेन आई वाज इन पीटीसीएल, तो वहां का मैं ये इन चीजों को मैं देखता था और इम्प्लीमेंट करता था, उनको मेंटेन रखता था। तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं, तो मेरे लिए या तो मैं ह्यूज स्पेस मांगता, तो ह्यूज स्पेस मुझे कोई उस वक्त देता नहीं था, क्योंकि उस वक्त लोगों को इन ईमेल और इन चीजों की अफादियत का इतना ज्यादा इल्म नहीं था, या वो नहीं मतलब इन चीजों में आना चाहते थे। ज्यादातर काम जो होता था वो फाइल वर्क के जरिए में वो लोग इंटरेस्टेड थे, तो उनको इन चीज पे लाने के लिए डेफिनेटली काफी काम करना पड़ता था। लेकिन मेरे पास स्पेस लिमिटेड थी,
तो अगर मैं सारों की चीजें अपने पास रखता तो मेरी तो हार्ड डिस्क 2 दिन में भर जाती। तो फिर मैं क्या करता, अगर मैं उनकी ईमेल ड्रॉप खुद डिलीट करता तो वो कहते हैं हमारा डेटा चला गया है। और अगर मैं उनको कहता कि जी मुझे उस वक्त तो टेरा बिट्स नहीं हो, टेरा की हार्ड डिस्क से नहीं होती थी कि मैं टेरा की हार्ड डिस्क खरीदता, तो मेरे लिए आसान ये था कि मैं उनके कंप्यूटर पे शिफ्ट करवा दूं। तो दैट वाज द रीजन मैं उनको किस पे रखना चाहता था, मैं उनको POP3 पे रखना चाहता था। अब क्लियर हो गया तहरीर? यस सर। ओके। तो हमने कहा कि जी व्हेन ए क्लाइंट सेंड ईमेल, क्लाइंट सेंड, यूटी इज सेंडिंग ईमेल, यूटी इज सेंडिंग एन ईमेल, ठीक है ना, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो द क्लाइंट एसएमटी प्रोसेस कनेक्ट्स विद द सर्वर, द यूटी machine is connecting to the Gmail server on a well-known port, which is port number 25. तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट्स होती हैं और कुछ वेल नोन पोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब यहां से जो पोर्ट इसकी इस्तेमाल होगी सर्वर की, दैट इज पोर्ट नंबर 25। तो कहते हैं आफ्टर द कनेक्शन इज मेड, द क्लाइंट अटेम्प्ट टू सेंड द ईमेल टू द सर्वर। When the server receives the email, it either places the message in the local account, अगर वो उसके अपने ही दूसरा क्लाइंट रिसिपिएंट भी उसका अपना ही है तो वो अपनी लोकल अकाउंट में उसको स्टोर कर लेती, इफ दी रिसिपिएंट इज लोकल, या उसको आगे फॉरवर्ड कर देती है। कब या का क्या मतलब कि उसका रिसिपिएंट उसी का क्लाइंट नहीं है, वो याहू का क्लाइंट है, वो हॉटमेल का क्लाइंट है। तो इस केस में क्या होगा कि दैट विल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट, एंड अगेन व्हाट प्रोटोकॉल विल बी यूज, SMTP। देखिए आपने यहाँ पे SMTP के जरिए आगे दूसरे सर्वर की तरफ भेज दिया। लेट करें ये जीमेल का सर्वर था, लेट करें कि ये याहू का सर्वर। Okay. The destination email server may not be online or may be busy। मतलब बाज केसेस में हो सकता है कि याहू ऑलवेज ऑनलाइन, तो इस केस में जो ही इसके पास पहुंचेगा ये SMTP के जरिए आगे गिरा देगा। हाँ, अगर किसी वजह से ये सर्वर उसका डाउन है तो ये अपने पास स्टोर कर लेगा और कुछ वक्त के बाद दोबारा SMTP के जरिए दूसरे सर्वर की तरफ भेज देगा। तो ये कह रहा है कि दी destination email server may not be online or may be busy. If so, SMTP spools messages to be sent at the later time. Clear? सर जी। सर अगर हमारे पास जो डेस्टिनेशन सर्वर है वो हमारे पास ऑफलाइन होता है तो ये अपने पास स्टोर करता है, तो जब वो दोबारा ऑनलाइन हो जाता है तो ये खुद ब खुद फॉरवर्ड करता है या हमें दोबारा फॉरवर्ड खुद करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, आपको तो पता ही नहीं ना, आपने तो एक दफा ईमेल कर दी, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये उसको बार बार चेक करेगा, उसको स्केड्यूल करेगा, जी मैं आधे घंटे के बाद फिर चेक करूंगा, अगर आधे घंटे के बाद हो गया तो दोबारा भेज देगा, अगर नहीं हुआ तो फिर चेक करेगा, एक खास वक्त तक चेक करेगा, अगर नहीं होता तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि आपकी ईमेल नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन का जो सर्वर, या तो सर्वर या उसका अकाउंट में कोई मसला था। सर्वर तो अब था याहू, लेकिन abc.yahoo वहां पे है ही नहीं, या उसने अपना डिलीट कर दिया हुआ है। तो उस केस में आपको जवाब आ जाएगा कि जी वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपने कुछ नहीं करना। क्लियर? यस सर। नाइस। तो कहता है destination mail server may not be online and may be busy. In this case, SMTP will spool messages again, and with me again it will send at a later time. ठीक है? अब यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ आपका सेंड ईमेल है और एक तरफ रिसिपिएंट है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि एक तरफ सेंडिंग ईमेल मशीन है और एक तरफ रिसिपिएंट ईमेल मशीन है, और यहां पे दोनों, ये जो सेंडर है लेट करें कि ये जीमेल का है, तो रिसिपिएंट जो है वो जीमेल का है, और जो जो सेंडिंग सर्वर है और जो रिसिपिएंट के साथ कनेक्टेड सर्वर है वो याहू का है, यानी डिफरेंट का है। तो यहां पे ये आपको बता रहा है कि जनाब आपने पोर्ट नंबर इसके 25 पे भेज दी, गुड। अब इसने उसको स्टोर किया और स्टोर करने के बाद फिर इसने दूसरे सर्वर की तरफ अगेन इसके पोर्ट नंबर 25 पे भेज। अब जैसे मैंने बताया कि यहां तक तो बात दुरुस्त है,
अब लाजमी तौर पे आगे वाला कनेक्शन जो है या तो POP3 पे होगा या SMTP पे होगा। अगर ये POP पे है, अगर ये POP पे है तो फिर ये इसका पोर्ट नंबर, फिर ये इसका पोर्ट नंबर 110 इस्तेमाल करेगा। यही कह रहा है, द सर्वर स्टार्ट द POP3 सर्विस by passively listening on the server start the POP3 service by passively listening on port number 110 for client connection request। यानी कि क्लाइंट इसके साथ पोर्ट नंबर 110 पे कनेक्ट होगा और फिर अपनी ईमेल को रिसीव कर लेगा, रिट्रीव कर लेगा। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, शाबाश। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर यहाँ पे एक और सर्वर डिवाइस लगा हुआ हो जो कि वो भी जीमेल का क्लाइंट है, जीमेल का रिसीव क्लाइंट है, रिसिपिएंट बन जाता है रिसिपिएंट 1, तो यहाँ पे ये किसके साथ होगा? ये होगा आई मैप पे। और आई मैप पे जब कनेक्ट होगा तो उसकी पोर्ट नंबर 143, अगेन वेल नोन पोर्ट, और अपनी ईमेल को यहां से देख लेगा। रिसीव नहीं कर रहा, सी कर रहा है। ये सी कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस समझ आ गई? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जी जी बोले। सर ये यहाँ पे रिसीव करेगा, सिर्फ सी क्यों करेगा? सी इसलिए कि यहाँ पे जो चीज यही पड़ी रहती है ना, आप तो जीमेल में जाके उसको अपने पास उठाते नहीं है, आप तो सिर्फ वहां से रीड करते हैं ना, क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. So that's the reason you are seeing it here. While this person is receiving it this at its site and then read it or delete it, whatever he wants. तो यहाँ पे हमने इसलिए कहा कि when the client wants to make use of this service, it sends a request to establish a TCP। और याद रखो कि email is using ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल? TCP। क्योंकि ईमेल रिलायबिलिटी मांगती है, ईमेल रिलायबिलिटी मांगती है। तो कहता है व्हेन द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड द पॉप। और कनेक्शन एस्टैब्लिश का क्या मतलब है सवेरा? कनेक्शन एस्टैब्लिश का क्या मतलब है? चलिए फातिमा आप बता दें क्या मतलब है? थ्री वे हैंडशेक हमने पढ़ा था। थ्री वे हैंडशेक हमने पढ़ा था। तो थ्री वे हैंडशेक करेगा। अब दोबारा उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। थ्री वे हैंडशेक का आपको पता है कि पहले सिंक मैसेज भेजा जाता है, फिर सिंक एक्ट किया जाता है और आखिर में सिंक दोबारा, तो सॉरी एक्ट दोबारा। तो ये 3 मैसेजेस जाने के बाद आपका कनेक्शन बन जाता है। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो फिर पॉप जो है वो अपनी ग्रीटिंग भेजता है टुवर्ड द रिसीवर, टुवर्ड द सर्वर, टुवर्ड द सर्वर कि मैं आपके साथ कनेक्ट हो गया हूं, अब मैं अपना मैसेज को रिसीव कर, पॉप है ना, रिसीव करना चाहता हूं। तो क्लाइंट एंड द पॉप सर्वर देन एक्सचेंज कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज अंटिल द कनेक्शन इज क्लोज्ड। जब वो सारे अपनी ईमेल उठा लेता है फिर वो 4 वे शेक करके या 4 वे स्टेप करके, 4 स्टेप करके अपने कनेक्शन को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। और उसके लिए कौन से मैसेज इस्तेमाल होते हैं? कौन सा मैसेज इस्तेमाल होता है? फिन और एक्ट। याद आ रहा है? ओके आगे बढ़ते हैं जी। आई डोंट नो आज इतवार है, लोग क्यों काम में घरों पे बैठे हुए हैं। ओके तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्ली हम इसके आखिरी 2 सर्विसेज, 2 एप्लीकेशंस को देखना चाहते हैं। एक को कहते हैं डोमेन नेम सर्विस, और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो हमें नदीम बता देगा कि डीएनएस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसलिए होता है कि आपका यूआरएल आपको याद होता है, आप यूआरएल इस डीएनएस मशीन को भेजते हैं और ये डीएनएस मशीन आपको रिटर्न में आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर देता है।
तो बेसिकली ये भी क्या हुई, एक सर्विस। और असल में क्या है सर्विस, कि आपके पास डीएनएस क्लाइंट है, डीएनएस क्लाइंट की एप्लीकेशन है, और इसके पास डीएनएस सर्वर की एप्लीकेशन। ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर, और आपको यही बताया जा रहा है कि जी आपके पास क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो इट्स प्रॉब्ली इट विल बी इवन मोर नाइस टू सी। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट है, जैसे आपका लैपटॉप, बल्कि लैपटॉप क्लाइंट बेसिकली नहीं है। क्लाइंट क्या है, क्रोम। इस क्रोम में आपने यूआरएल, सर्च में यूआरएल दे दिया, मिसाल के तौर पे nethecker.com, और वो आपकी क्वेरी, ज्यादा तौर पे इसको तो नहीं आता, इस www.cisco.com तो आपके ब्राउजर को समझ नहीं आती, तो वो क्या करता है, यहां से यूआरएल उठाता है, और वो यूआरएल वो, और कल मैंने बताया था कि इसके 3 हिस्से होते हैं, मिनिमम 3 हिस्से, ज्यादा भी होते हैं। पहला प्रोटोकॉल बताता है, फिर मशीन का नेम बताता है, जैसे www.cisco.com स्लैश, और फिर जो पेज आपको चाहिए होता है उसका नाम यहाँ पे आता है। तो आप ये वाला मिडल पार्ट यहाँ से उठा के, और इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सिस्को के पास जाएं, आप पहले डीएनएस सर्वर के पास चले जाते हैं। वो सर्वर आपके अपने लोकल मशीन पे भी हो सकता है, वो सॉरी लोकल नेटवर्क पे भी हो सकता है, नहीं लैन पे भी हो सकता है, और वो रिमोट भी हो सकता है। जैसे मोस्टली आप 8.8.8 इस्तेमाल करते हैं जो कि गूगल का है, या 1.1.1 इस्तेमाल करते हैं, वो भी रिमोट डीएनएस है। तो डीएनएस के पास क्वेरी जाती है, डीएनएस उसका रिस्पॉन्स देता है, और आपके पास आईपी एड्रेस आ जाता है। अब आपके पास आईपी आ गया, अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने, आपके पास आईपी आ गया है, पहले आपने क्वेरी की, क्वेरी के रिस्पॉन्स में आपके पास देखिए ये आईपी आ गया कि 198.133.219.25। अब इसको पता चल गया कि मेरे सिस्को का एड्रेस जो है वो 198.133.219.25। अब इसका ये तो हो गया डेस्टिनेशन का आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी। आपको अपना आईपी भी पता है, इस मशीन को अपना आईपी भी पता है, इस मशीन को अपना पोर्ट नंबर भी पता है, सोर्स पोर्ट, और इसको जिस डेस्टिनेशन के साथ बात करनी है, मिसाल के तौर पे आप इनके ऑथेंटिकेशन सर्वर से बात कर रहे हैं, तो आपके एप्लीकेशन में पहले से लिखा हुआ है कि डेस्टिनेशन की पोर्ट जो है वो 1812 है, या अगर वेब है तो पोर्ट 80 है, अगर HTTPS है तो वो पोर्ट 443 है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपको ये चारों चीजें मालूम है, 1 2 3 4। तो आप अपना पैकेट बना के, जैसे पैकेट आपको नजर आ रहा है, ये आप अब डीएनएस को नहीं भेज रहे, आप सिस्को की तरफ इसको भेज रहे। क्योंकि वेल नोन एप्लीकेशंस का वेल नोन पोर्ट होता है, जो हमने अपने पोर्ट नंबर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, शायद आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा, कि हमारे टोटल पोर्ट 0 से लेके 65,535 तक होती हैं। इनमें से 0 से लेके 1023 तक की जो पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट वेल नोन एप्लीकेशंस की। जैसे अभी आपने पढ़ा ईमेल, तो ईमेल में आपने कहा SMTP 25, आपने कहा पॉप 110, आपने कहा IMAP 143। तो ये देखिए तीनों पोर्ट इसी रेंज में आ रही हैं। तो ये पहले से स्टैंडर्ड ने, लिटरेचर ने डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी पोर्ट किसकी। जैसे अभी आपने कहा, कल की में आपने कहा था पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443, ये पोर्ट भी देखिए इसी रेंज में आ रही है। तो इन पोर्ट को कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स। इसके बाद 1023 से 49,151 तक की जो पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स रजिस्टर्ड हैं अयाना के पास। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसी बात को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं नदीम के सवाल का जवाब दे रहा था कि आपने यहाँ पे जो इस रेंज में पोर्ट्स हैं, ये आपने पहले से रजिस्टर करवाई हुई हैं किसके ऊपर, अयाना के पास। तो आप अपनी एप्लीकेशन में पहले से बता देते हैं, जैसे सिस्को ने 1812 पोर्ट ली हुई है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो जो भी ऑथेंटिकेशन का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसमें ये पोर्ट पहले से पता चल जाती है
तो आप जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो डेस्टिनेशन की पोर्ट आपको पहले से पता होती है। क्लियर हो गया? तो जनाब यहाँ पे यही बात की जा रही है कि डोमेन नेम्स वर क्रिएटेड, किस लिए क्रिएट किए गए? टू कन्वर्ट दी numeric IP addresses into simple recognizable names. These simple recognizable names are called the URL, or they may be called as the FQDN, fully qualified domain name, like www.cisco.com. ठीक है? अब वो कहता है कि जनाब जब आपने ये दिया www.cisco.com, तो लाजमी तौर पे हमारे लिए, ह्यूमन के लिए तो ईजियर टू फॉर पीपल है, लेकिन वुमन के लिए ये एड्रेस याद करना मुश्किल है। ये तो आप 32 बिट का है, चलो शायद क्या आप याद कर भी, शायद बड़ा मुश्किल है, लेकिन 128 बिट के एड्रेस को कौन याद करेगा? वो तो 32 कैरेक्टर्स हैं, इवन हेक्साडेसिमल में भी। तो इस केस में बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि डीएनएस को इम्प्लीमेंट किया जाए और ये रिक्वेस्ट भेज दी जाए डीएनएस को। तो डीएनएस प्रोटोकॉल क्या करता है? डिफाइंस एन ऑटोमेटेड सर्विस दैट मैचेस दी, यानी कि उसके पास एक डेटाबेस है जिसमें एक टेबल है जिसके एक एंड पे यूआरएल्स हैं और दूसरे एंड पे आईपी हैं। तो जब आप अपना यूआरएल भेजते हैं तो वो इस यूआरएल को यहाँ पे सर्च करता है और उसके अगेंस्ट जो आईपी होता है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि दी डीएनएस प्रोटोकॉल defines an automated service that matches the resource name with the required numeric network address. It includes the format for querying, response, and data. ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं डीएनएस के ऊपर। इस पर हम थोड़ी सी और भी बात कर लेंगे, लेकिन इस पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल है वो भी कर लेंगे। या देखते हैं कि अगर टाइम है, टाइम तो है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल देने के लिए मैं इस ट्यूटोरियल का वो ले रहा हूँ, डीएनएस डिटेल, विच इज ऑन tryhackme.com। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप अपने टाइम में, और अगर आप अभी भी देखना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है, इस पे जाके इसको यूज करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सबसे पहली तो ये है कि इसमें एक अच्छी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को सुने, नंबर 1। नंबर 2, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो ये भी अच्छी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। मिसाल के तौर पे कहता है कि डीएनएस क्या है, तो देखें यहाँ पे यही बात बता रहा है कि एक तरफ आपके आईपी एड्रेसेस हैं और दूसरी तरफ आपके पास यूआरएल्स हैं। तो ये इनकी देखिए ये क्या करवा रहा है, यहाँ पे मैपिंग करवा रहा है कि जनाब जब आप tryhackme.com देते हैं डीएनएस को, तो वो उसके पास ये लिखा हुआ है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, 104.26.10.229। चेक करते हैं वाकई है या मजाक है, लगता है वाकई होगा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं पिंग www.tryhackme.com इंटर, तो 104 इसका ये रियल आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। यहाँ 104 यहाँ क्या था, हाँ वही है, यही है लेडीज जेंटलमैन। चेक कर लेते हैं जी, 104.26.10 नहीं 22.25.228, उससे दोनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि डीएनएस क्या है, प्रोवाइड ए सिंपल वे फॉर अस टू कम्युनिकेट विद डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट विदाउट रिमेंबरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहता है कि मच लाइक every house has a unique address for sending email or mail directly to it, every computer on the internet has its unique address, which is an IP address, to communicate. An IP address, as you know, looks like something like this: a 4 set of
आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, आपको डिटेल्स पता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो 4 सेट ऑफ डिजिट रेंज विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 255 सेपरेटेड बाय दी डॉट्स यानी कि पीरियड्स। तो ये बता रहा है आपको यहाँ पे, अब ये बता रहा है कि जब आप इसके सवालों के जवाब देंगे, कहता है कि व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। तो यहाँ से आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि इट इज डोमेन नेम सिस्टम। तो आप यहाँ लिख देंगे डोमेन नेम सिस्टम और सबमिट करेंगे। अगर सही जवाब देंगे तो करेक्ट आंसर लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अगर गलत लिखेंगे तो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो आप दोबारा उसको रीड कर लीजिएगा। तो मैं चाहूंगा कि ये ट्यूटोरियल आप जरूर करें। इसी तरह यहाँ पे आपको हायरार्की बता रहा है। ये कल मेरे ख्याल से सवेरा ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन उसको उतनी डिटेल में मैंने जवाब नहीं दिया था। दैट इज नाउ ए डिटेल कि होता क्या है कि आपके क्योंकि कल मैंने एग्जांपल आपको ये दी थी सवेरा कि अगर आप ये आपकी मशीन है, ये आपका लैपटॉप है और ये आपका लोकल डीएनएस है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं ये आपको दिखाऊं तो मैं दोबारा, अगर मेरे ख्याल से बंद कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आईपी कॉन्फ़िग करूं /all कर दूं तो ये मेरे दो डीएनएस आपको नजर आ रहे हैं, एक 8888 और एक 192.168.10.247। क्योंकि मैं इस वक्त किस पे हूं, मैं हूं सिस्को एडमिन पे। तो सिस्को एडमिन पे हमने पहला कहा है कि जी गूगल के पास जाओ, उससे मांग लो। लेकिन अगर वहां से कोई जवाब ना मिले तो लोकल से पूछ लेना। आज तो उसको उल्टा होना चाहिए था कि पहले लोकल से पूछो, लोकल में अगर मिल जाए तो गुड, ना मिले तो 888 पे चले जाओ, वहां पे तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके। एनी हाउ, अब अगर ये लेटेड 247 के पास आप चले गए, ये जो 247 वाला 192 वाला सर्वर था, आप यहां पे गए और आपको जवाब नहीं मिला। अगर मिल गया तो फिर तो आपने अपनी रिक्वेस्ट दी और उसने अपना रिस्पांस दिया, आपका मसला हल हो गया, आपने वो आईपी मिल गया, आपने वो आईपी इस्तेमाल करके थ्रू द इंटरनेट आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, रेसिपिएंट की तरफ पहुंच गए। लेकिन अगर इसके पास नहीं है तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए दुनिया ने इस डीएनएस की डोमेन्स की एक हायरार्की बनाई हुई है। सबसे टॉप के ऊपर है रूट डोमेन। कौन सा डोमेन? रूट डोमेन। रूट डोमेन के नीचे है टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। और टॉप लेवल डोमेन के नीचे है सेकंड लेवल डोमेन। और फिर सेकंड लेवल डोमेन के नीचे हैं आपके अथॉरिटेटिव डीएनएस, जैसे 192 फॉर एग्जांपल। अभी इसकी एग्जांपल देता हूं। तो होता क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर यहां से एक क्लाइंट, जैसे ये क्लाइंट आपका कोई मांगता है और उसको नहीं मिलता, तो वो क्या करता है? उसको पता है कि जनाब यहाँ पे, और लाजमी तौर पे वो क्या पूछेगा? या तो वो पूछेगा कोई .edu, या तो वो पूछेगा कोई .com, या वो पूछेगा कोई gov, या वो पूछेगा .pk, या वो पूछेगा .us, या वो पूछेगा, यानी इस तरह का कुछ, या .org वगैरह वगैरह। ऐसे है ना? तो जब यूआरएल इस तरह का होगा तो सबसे पहले ये इस रूट के पास जाएगा। रूट के पास कुछ भी नहीं है मां सिवाय इसके कि उसको पता है कि ये जो सेकंड लेवल डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है, ये देखें यहाँ पे, इसके पास सारे ईडीयूज हैं, इसके पास सारे कॉम हैं, इसके पास सारे गव हैं, इसके पास सारे मिल हैं, एंड सो ऑन। इस तरह अगला होगा .org, अगला होगा .jp जापान के लिए, एंड सो ऑन, .pk फॉर पाकिस्तान के लिए। तो कहने का मतलब ये CN फॉर चाइना। तो मुख्तलिफ कंट्रीज के भी हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े स्तर इनके भी हैं, इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो इनको ये सिर्फ उसका आखिरी लफ्ज बता के कहता है मुझे नहीं पता। मिसाल के तौर पे आपने पूछा cisco.com, आपने पूछा www.cisco.com, तो इसने क्या किया? आपके डीएनएस के पास नहीं था सवेरा, तो इसने इस रूट के पास गया। रूट को कुछ भी नहीं पता, मां सिवाय उसको ये पता है कि कॉम का एड्रेस जो है वो ये, तो ये आपको कॉम का एड्रेस फॉरवर्ड कर देगा कि इससे पूछो। आप कॉम के पास जाएंगे, वो कहेगा अच्छा कॉम में तो बहुत सी कंपनीज हैं,
इनमें से कौन सी कंपनी, यहाँ पे सिस्को की कंपनी भी है, गूगल भी है, ट्राइहैकमी भी है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं सिस्को भी है, ये सिस्को भी। तो आपने आगे cisco.com के पास आप पहुंच गए। cisco.com का अपना अपना अथॉरिटेटिव सर्वर है। मिसाल के तौर पे आपने पूछा www.cisco.com/admission या /support या सेल, तो अब लाजमी तौर पे ये इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन या सेल या कस्टमर, ये इंफॉर्मेशन इस अथॉरिटेटिव सर्वर के पास है। तो ये आपको, ये जो कॉम है ये यहाँ लेकर आता है सिस्को के पास, सिस्को आपको बताता है अपने अथॉरिटेटिव सर्वर का एड्रेस। जब ये आपको मिल जाता है तो आप इस अथॉरिटेटिव सर्वर के पास आके ये इंफॉर्मेशन इसे उठा के अपने पास उसको सेव कर लेते हो पहले, और अपने डिवाइस को फॉरवर्ड कर देते, और फिर वो डिवाइस इस्तेमाल करके अपनी इस तक पहुंच जाता है। क्या मेरी बात आप क्लियर हुई? सवेरा कल आपने ये क्वेश्चन किया था। शायद सवेरा जवाब देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। एनीहाउ, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। और ये भी याद रखो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक टॉप लेवल ये नहीं है, रूट नहीं है, ठीक है, और सिर्फ एक टीएलडी नहीं है, ये तकरीबन 2000 टीएलडीज हैं, सॉरी ये तकरीबन 2000 टॉप लेवल डोमेन्स हैं, ठीक है। और फिर हर एक के, जैसे हम यहाँ तो है, सिर्फ एक दिया ना, MIT तो सिर्फ एजुकेशन नहीं है ना, UT भी एजुकेशन है, लम्स भी एजुकेशन है, नस्ट भी EDU है। तो जिनके पास लुकिंग एट कि अगर आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसको एक अलग उसमें रखा गया टॉप लेवल डोमेन में, अगर कमर्शियल है तो कॉम में रखा गया, गवर्नमेंट इदारे हैं तो इसमें रखा गया, मिलिट्री इदारे हैं तो अलग में रखा गया, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इसमें आ गई, और ऑर्ग में क्या आ गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपने इसको एक रीड अच्छी सी देनी है कि टॉप लेवल डोमेन क्या है। सेकंड लेवल पे टॉप लेवल डोमेन के नीचे, अगर ये आपके टॉप लेवल डोमेन है, ये सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन के नीचे फिर ये ग्रीन जो नजर आ रही है सब डोमेन्स हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पढ़नी होगी। क्लियर हो गया मेरी बात? और फिर इतनी गौर से पढ़नी होगी कि इन सवालों के जवाब भी आपने दे के और यहाँ पे करेक्ट करके इनके एक स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजनी है, ताकि मुझे नजर आए कि आपने कर लिया है, ठीक है। फिर आपने इसकी रिकॉर्ड टाइप्स को भी थोड़ा सा देखना है कि कितने किस्म के रिकॉर्ड टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड टाइप्स। मिसाल के तौर पे इसको साफ कर देते हैं, पहले देख लेते हैं चैट में क्या है। चैट कहता है कि ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लियर। ओके जी, तो कौन कौन से रिकॉर्ड है? पहला है ए रिकॉर्ड, फिर क्वाड ए रिकॉर्ड, फिर सी नेम रिकॉर्ड, फिर MX नेम रिकॉर्ड, फिर TXT रिकॉर्ड। तो तकरीबन 5 किस्म के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपके सामने रखे गए हैं। ए रिकॉर्ड में क्या होता है? जो IPv4 एड्रेसेस हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो IPv4 एड्रेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन ए रिकॉर्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये एज्यूम कर लें कि आपका DNS है ना, तो DNS क्या है? एक डेटाबेस है, और डेटाबेस के पीछे, डेटाबेस के बैकएंड पे क्या होता है? टेबल्स होते हैं, तो उस टेबल्स में ए रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि आपको IPv4 एड्रेसेस रिटर्न करते हैं। इसमें क्वाड ए रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि IPv6 एड्रेस आपको रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसी तरह सी नेम रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि रिजॉल्व करते हैं अनदर डोमेन नेम। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात आप ट्राइहैकमी ऑनलाइन शॉप में जाते हैं तो वहां पे एज ए सब डोमेन नेम store.trihacme.com, यानी आपने तो लिखा क्या? ट्राइहैकमी ऑनलाइन शॉप,
लेकिन ये आपको लेकर चला गया कहां पे, store.trihacme.com में। तो इसका मतलब है कि जब आपने ये लिखा, आपने के टेबल में ये लिखा, तो उसके अगेंस्ट ना IPv4 एड्रेस मिला, ना IPv6 एड्रेस मिला, बल्कि एक और सब डोमेन मिला कि ट्राईहैकमी के अंदर एक और है स्टोर, यहां चले जाओ। तो ये रिकॉर्ड आपको किस किस टाइप से मिलेंगे, सीनेम। MX रिकॉर्ड्स ईमेल के लिए, MX रिकॉर्ड्स ईमेल के लिए। तो क्या कहते हैं, दीज रिकॉर्ड रिजॉल्व द एड्रेस ऑफ द सर्वर्स। कौन से सर्वर्स, which are email like Gmail, like Yahoo, like other Gmail servers, email servers। तो हर बाज डोमेन्स के अपने ईमेल होते हैं, तो उनको DNS किस रिकॉर्ड में रखता है, MX रिकॉर्ड। और अगर कोई TXT फाइल्स हैं, और उन TXT समझते हैं टेक्स्ट फाइल्स, तो अगर कोई टेक्स्ट फाइल है, उसके रिकॉर्ड्स को किस टाइप ऑफ रिकॉर्ड में रखा जाता है, TXT फाइल्स में, TXT रिकॉर्ड्स में। तो 5 किस्म के रिकॉर्ड्स मैंने आपको पढ़ा दिए। फिर आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। जैसे वो पूछ रहा है ईमेल वाले किस रिकॉर्ड में होंगे, तो MX में। अगर IPv6 एड्रेसेस हैं तो उसके रिकॉर्ड कहाँ पे होंगे, क्वाड A में। फिर ये यहाँ पे आपको पूछता है कि जी, जिस मैंने अभी आपसे कहा कि ये कैसे होता है, ये है आपका डिवाइस, ये है आपका डिवाइस, जैसे आपका लैपटॉप, ये है आपका लोकल DNS। आपने इससे पूछना है, जैसे 192 डॉट ब्ला ब्ला आपका था। अब आपके पास अगर ये इसके पास है, तो फिर तो ये डायरेक्टली आपको जवाब दे देगा, आपको और कोई काम करने की जरूरत निश्ता। लेकिन अगर आपको इसके पास नहीं है ये रिकॉर्ड, तो ये क्या करेगा, रिकर्सिव DNS सर्वर के तौर पे ये करेगा। रिकर्सिव का मतलब बार बार अपने आप को बुलाना। आप लोगों ने सब, या इंजीनियर्स हो या कंप्यूटर साइंस के हो, आप लोगों को पता है कि जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार बुलाती है तो आप कहते हैं रिकर्सिव कॉल्स। तो यहाँ भी रिकर्सिव, ये इटरेटिव भी हो सकता है रिकर्सिव, लेकिन यहाँ रिकर्सिव बताया गया कि ये क्या करता है, ये रूट के पास चला जाता है। यहाँ पे इसने शॉर्ट किया कि रूट ने डायरेक्टली इसको बता दिया अथॉरिटेटिव सर्वर नहीं, रूट इसको बताएगा टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन बताएगा इसको सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन इसको बताएगा अपना अथॉरिटेटिव सर्वर। और ये अथॉरिटेटिव सर्वर जब उसको मिल जाएगा, ये अथॉरिटेटिव सर्वर से ये चीज उठा के वापस इसको दे देगा। और जब इसके पास ये चीज आ जाएगी कि जी ये अथॉरिटेटिव सर्वर, ये इसको इसके पास आके से ये चीज उठा लेगा, या ये DNS से उठा के इसको हवाले कर देगा, और ये उस मशीन तक cisco.com तक पहुंच जाएगा। क्लियर होगा मेरी बात। तो आपने ये भी पढ़ना है लेडीज एंड जेंटलमैन, और इनके सवालों के जवाब भी देने, एंड इन दिस वे। और फिर एक प्रैक्टिकल है शॉर्ट सा, कि जी एक व्यू साइट करके गेम है, गेम खेलें और ये चीजें निकाल के इसको निकाल के देनी है। अगर दे दें तो डेट्स गुड, और करके मुझे दिखा दें तो डेट्स एक्सेलेंट। ठीक है, तो यही बात लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे की गई थी। देखिए, ए रिकॉर्ड किस लिए, IPv4 के लिए, MX किसके लिए, मेल सर्वर्स के लिए, क्वाड A किसके लिए, IPv6 के लिए, NS किसके लिए, अथॉरिटेटिव सर्वर्स के। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड किसे कहते हैं, नदीम। अगर आपने DB पढ़ा है, डेटाबेस पढ़ा है, तो रिकॉर्ड किसे कहते हैं, जी अबूजर। आप भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, बल्कि आई थिंक आपने ग्रेजुएशन कर ली हुई है। किसको कहते हैं रिकॉर्ड डेटाबेस में। एजाज भी एग्रीकल्चर से जवाब दे सकता है, हरीम तो है ही इंजीनियर, वो तो मुझे जवाब देगी ही देगी। फातिमा भी इंजीनियर बन रही है जी। हरीम किसे कहते हैं, सवेरा को देना अगर नूरहक आज है नहीं मेरे ख्याल से,
उसको देना चाहिए था कि उन्होंने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है। लेकिन हरीम सुलेमान अब भी कंप्यूटर साइंस से है। एनीवन? सर एंटिटी का जो डेटा होता है उसका। क्या होता है? सर एंटिटी का जो डेटा होता है उसके। एंटिटी का जो डेटा होता है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। शॉर्ट में ये होता है सुलेमान कि जैसे मैंने कहा कि डेटाबेस आपका जो रिकॉर्ड आपकी जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर करता है एक टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे नेम है, यूं नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, एरिया है, मिसाल के तौर पे प्रोविंस है। तो अब नेम में आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल ऐसा, फादर नेम में आपने लिख दिया अब्दुल हक, डेट ऑफ बर्थ में आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल 1970, आपने एरिया में लिख दिया पेशावर। तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दें एक यूजर के लिए, एक रो, तो रो को डेटाबेस में रिकॉर्ड कहते हैं। record is collection of information। हरीम इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, record of collection of information कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक रो में जो आपके डेटा पड़ा होता है आपके डेटाबेस में उसको रिकॉर्ड कहते हैं। टूपल नहीं, टूपल तो बिल्कुल नहीं, रो ठीक है। टूपल तो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पाइथन में इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस which is written in these rounded brackets। तो I can't call it a नहीं, I can't call it a record। ठीक हो गया जी, but रो इज राइट। अबू जर ने जो रो कहा दैट इज राइट। अच्छा, मैंने नहीं सुना कि टुपल भी कहते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं टुपल पाइथन डेटा सर स्ट्रक्चर। दोनों में है, डेटाबेस में भी है और पाइथन में भी। ठीक है, ठीक है। ओके, तो कहने का मकसद ये था कि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया रिकॉर्ड टाइप। तो इसका मतलब किसी रिकॉर्ड में आपका IPv4 का डेटा होगा, किसी में IPv6 का डेटा होगा, किसी में मेल सर्वर का होगा, किसी में नेट अथॉरिटेटिव सर्वर्स का होगा। तो मुख्तलिफ ये कैटेगरीज हैं रिकॉर्ड्स की जो कि आपके टेबल में, आपके डेटाबेस के टेबल में, DNS के टेबल में मौजूद है। क्लियर हो मेरी बात? तो कहता है व्हेन ए क्लाइंट मेक्स अ क्वेरी, क्या होता है, द डीएनएस सर्वर प्रोसेस फर्स्ट लुक्स इट्स ओन रिकॉर्ड। पहले तो अपने पास देखता है टू रिजॉल्व द नेम, यानी पहले मिसाल के तौर पे जैसे अभी मेरा 192 था, 192 ब्ला ब्ला, तो पहले 192 अपने डीएनएस में देखेगा, जो कि जिसको डीएनएस तो हम नहीं कहेंगे, डीएनएस कैशे कहते हैं, कि वो टाइम के साथ साथ जो जो वैल्यू लाता जाता है अपने पास टेम्पररी सेव करता जाता है, तो उसको कहते हैं डीएनएस कैशे। ठीक है। If it is usable to resolve the name by using the stored records, it contact, if not, if unable, अगर नहीं कर सकता तो फिर कांटेक्ट करते हैं अदर सर्वर्स को। अदर सर्वर का मतलब है रूट को। रूट बताता है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन बताता है सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन बताता है अथॉरिटेटिव सर्वर, और फिर अथॉरिटेटिव सर्वर मतलब उसकी डीएनएस दे, उसको आईपी बता देता है। वो आईपी जब लोकल डीएनएस के पास पहुंचता है वो अपने पास सेव करके और साथ ही अपने क्लाइंट को बता देता है, और क्लाइंट उसको इस्तेमाल करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि यू हैव ए रूट लेवल हायरार्की, you have the top level domain, you have the second level domain, and you have the authoritative servers like here, or second level domain, that is the second level domain, that is the subdomains। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट के पास गए, रूट ने बताया कि जी ये कॉम है, तो .com आप यहाँ से ढूंढे कहाँ है, .com फॉर एग्जांपल ये। आप .com के पास का एड्रेस आपके पास है, उन्हें क्या चाहिए, सिस्को चाहिए, उसने कहा सिस्को का ये है सेकंड लेवल डोमेन।
अब आपने सिस्को में जाके देखना है कि मुझे www चाहिए, www मीन्स वेब चाहिए, FTP चाहिए या मेल चाहिए। आपको ये बता देगा कि जी ये है इसका एड्रेस, ये एड्रेस आपके पास आ जाएगा एंड इन दिस वे यू विल बी कम्युनिकेटिंग। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? और यही चीज आप लेडीज एंड जेंटलमैन एक कमांड में नॉर्मली यूज करते हो तो NS लुकअप, NS लुकअप। तो NS लुकअप यही काम करके आपको देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां लिखूं NS लुकअप, यानी कि नेम सिस्टम, नेम को आप करो लुकअप और दे दो www.cisco.com, तो ये आपको जवाब दे देगा कि जी मैंने, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे दिया था 8888, तो ये 888 से जाके इसने पूछा तो उसने जवाब दिया कि जनाब ये है आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है cisco.com का और ये आईपी एड्रेस है cisco.com का। तो ये इसने कहां से उठा के लाके दिया? इससे, जो कि नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर है, इन्हें वहां पे जाने की इसको जरूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्टली 888 पे गया, उसने वहां से जवाब आ गया। क्लियर होगी मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? इस तरह आप ये करें और यहां पे कर दें www.uitpeshawar.edu.pk इंटर। तो देखें फिर DNS ने, गूगल के DNS ने जवाब दिया कि जनाब इसका आईपी एड्रेस ये है। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके तो जनाब आखिरी टॉपिक की तरफ जाते हैं, विच इज DHCP। जी, तो DHCP क्या करता है कि इसके पास एक पूल ऑफ IPs एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या मुराद? यानी आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क, DNS का एड्रेस, गेटवे का एड्रेस, डोमेन नेम, लीज टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद होती है। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, आपको पता है कि किसी भी डिवाइस, हर डिवाइस को आईपी की जरूरत है, तो या तो आप उसको स्टैटिक आईपी दे दो या आप उसको डायनामिक दे दो। तो ऐसी मशीन जिनका आप आईपी तब्दील नहीं करना चाहते उसे तो कहते हैं स्टैटिक आईपी दे दो। जैसे आपके राउटर की है, आपके सर्वर्स हैं, आप उनका आईपी नहीं तब्दील करना चाहते तो आप उनको स्टैटिक आईपी दे दें। लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को, और जैसे मिसाल तो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हजारों स्टूडेंट है, अब हर एक को हर लैब में वो जाएं और एक नया नया आईपी उनको स्टैटिकली दिया जाए, दैट इज नेवर पॉसिबल। तो उसके लिए एक अच्छी एप्लीकेशन है विच इज DHCP डायनामिक के लिए। और इसमें अभी आप देखेंगे कि ये 4 प्रोसेसेस IPv4 के लिए करता है, जिसको हम कहते हैं दोहरा। D से मुराद है डिस्कवर, O से मुराद है ऑफर, R से मुराद है रिक्वेस्ट और A से मुराद है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है? तो जब भी आपका डिवाइस आता है तो वो एक डिस्कवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि है कोई DHCP जो मुझे आईपी दे दे। तो जितने भी आसपास, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे आसपास इस वक्त मुख्तलिफ मशीन्स हैं, जैसे सिस्को एडमिन भी है, सिस्को लैब भी है, इडियोरॉम भी है, वायरस नेट भी है, FIP लैब भी है, वगैरह वगैरह। तो ये लैब्स मुझे जवाब देंगी कि जी हम आपको आईपी दे सकते हैं, यानी ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो मोस्टली जो मुझे सबसे पहले मेरा जवाब आता है मैं उसको वापस रिक्वेस्ट कर देता हूं कि जी मुझे आपका वाली ऑफर कबूल है। और अगेन ये आप ब्रॉडकास्ट करते हो
ये आप ब्रॉडकास्ट अगेन करते हो ताकि जिन बाकियों ने आपको ऑफर किया है उनको पता चल जाए कि जनाब इस बंदे ने किसी और का, इस मशीन ने किसी और से आईपी ले लिया है, जो उन्होंने ऑफर की हुई है वो वापस अपने पूल में वापस डाल लें। और जब आप उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जी आप हो गया, वो आपको एक्नॉलेज कर देता है कि ठीक है जी, मुझे आपकी तरफ से जो मैंने आपको आईपी दिया था वो आपका हो गया, आप इसको इस्तेमाल करते रहें। कितने टाइम के लिए? वो लीज टाइम के अंदर डिफाइन है। क्लियर हो गया मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? नहीं जवाब देना? तो यही चीज यहाँ पे बताई गई कि डीएचसीपी डिस्कवर, डीएचसीपी ऑफर, डीएचसीपी रिक्वेस्ट, डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। तो इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 11 आपका, सॉरी आखिरी एक कुछ चंद बातें, फाइल दो, एक स्लाइड है अबाउट दी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी के, जो आप इस्तेमाल करते हैं। एफटीपी किस पर्पज के लिए करते हैं? फाइल शेयरिंग के लिए। फाइल शेयरिंग का मतलब फाइल अपलोड करनी हो किसी सर्वर पे या किसी डाउनलोड करनी हो किसी सर्वर से, तो इस केस में you use the protocol which may be FTP, which may be TFTP, which may be SFTP. All are the file sharing or file transferring protocol. ठीक, तो इसमें जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट अगेन यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21, अगेन ये कौन सी पोर्ट है? वेल नोन पोर्ट्स। कौन सी पोर्ट्स है? वेल नोन, क्योंकि ये मैंने पहले बताया कि 0 से लेके 1023 की जितनी पोर्ट्स हैं दे आर वेल नोन। और अगेन इट इज यूजिंग टीसीपी, डू रिमेंबर, बिकॉज आप फाइल ट्रांसफरिंग में यू नीड रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। तो टीसीपी का पोर्ट नंबर 20 इस्तेमाल होगा फॉर सेंडिंग दी डेटा, एंड 21 इस्तेमाल होगा कंट्रोल। कंट्रोल की जो इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट सर्वर आपस में बात करेंगे पोर्ट नंबर 21 पे, और डेटा जब भेजेंगे एक दूसरे को तो पोर्ट नंबर 20। तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि द क्लाइंट एस्टैब्लिशेस, अगेन टीसीपी है, 3-वे हैंडशेक। तहरीम सबसे पहले क्या होगा? 3-वे हैंडशेक। तो 3-वे हैंडशेक हो जाएगा होगा। जी बिल्कुल। 3-वे हैंडशेक होने के बाद फिर उसके बाद हम पोर्ट नंबर 21 कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन पे द ट्रैफिक कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट कमांड्स एंड सर्वर रिप्लाईज। फिर जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, पोर्ट नंबर 21 आपने कनेक्शन बना दिया, तो फिर क्या होगा? पोर्ट नंबर 20 पे क्लाइंट कुछ भेजे या सर्वर कुछ भेजे, नहीं अपलोड हो या डाउनलोड हो, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर जो होगा दैट विल बी ऑन पोर्ट नंबर 20। So the data transfer can happen in either direction. जैसे मैंने कहा, it may be away from you uploading, or it may be towards you, toward the client, which means downloading. The client can download, which we normally call it the pull data from the server, or the client can upload, which means push data to the server. Clear हो गया ladies and gentlemen? आखिरी बात कि एक और भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये भी सर्वर मैसेज ब्लॉक भी इस्तेमाल होता है सेम पर्पस के लिए, यानी कि डेटा शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए। यही बात यहां पर भी लिखी होनी चाहिए कि दी SMB विच इज दी सर्वर मैसेज ब्लॉक इज ए क्लाइंट सर्वर। जैसे कि FTP में भी एक तरफ क्लाइंट था और दूसरी तरफ सर्वर, इस तरह SMB में भी एक तरफ क्लाइंट और एक तरफ सर्वर, जिसमें लाजमी तौर पे क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि यूज दी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल। तो सर्वर कैन मेक देयर ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू द क्लाइंट ऑन द नेटवर्क। तो क्या क्या करता है जी? ये 3 काम। नंबर 1 स्टार्ट, उसके बाद ऑथेंटिकेट, गलत यूजर को तो नहीं जाने देना, ऑथेंटिकेट, और जब काम हो जाए तो देन दी टर्मिनेट दी सेशन।
So 3 function of the SMB are: number 1, start the connection, फिर authenticate the user, and then when the task is over, terminate the session. फिर मोस्टली कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कंट्रोल फाइल्स में या प्रिंटर एक्सेस वगैरह में ऑन द नेटवर्क। जैसे यहाँ पे इस सर्वर के साथ एक अदद प्रिंटर लगा हुआ है, तो प्रिंट सर्वर ये काम कर रहा है, तो यहाँ पर SMB जो डेटा आएगा लाइन तो क्लाइंट भेजेगा सर्वर को और सर्वर आगे भेजेगा प्रिंटर को ताकि प्रिंट हो जाए। तो हियर SMB is used. Allow an application to send or receive messages or to from another devices. तो कहते हैं कि unlike the file sharing protocol by FTP, client establish a long-term connection to the server. After the file connection is established, the user of the client can access the resources on the server as through the resources local to the client. ऐसे लगता है जैसे कि आपके अपने ही कंप्यूटर के ऊपर वो चीज पड़ी हुई है, लेकिन इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। तो with this, ladies and gentlemen, your chapter number 15 is over. Your chapter number 15 is over. So now आज मैं आपके लिए चैप्टर 14 एंड 15 का एग्जाम एक्टिवेट कर दूंगा। तो अगले वीक तक इसको कंप्लीट करें, अगले वीक तक, अगले संडे तक इसको कंप्लीट करें ताकि आप पे बर्डन ना हो। और साथ एक चैप्टर और भी, क्योंकि मैंने 7 तक दिया था, तो अगर किसी ने 7 अगर 8 to something 8 to 10 है प्रॉब्ली, एक ये पार्ट भी दे दूंगा इस वीक के लिए कि एक नया काम और साथ साथ अगर किसी के पुराने बकाया जाते रहते हैं तो वो भी अपने क्लियर करता जाए, तो ये आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज आपसे आखिरी 1 मिनट है तकरीबन, कल आप लोगों को एक, क्योंकि आपका कोर्स खत्म होने वाला है तो बाद में स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि जी अगला कोर्स कब स्टार्ट करोगे, तो इंस्टेड ऑफ दिस के वो हमसे पूछें, हमने कल एडवर्टाइज कर दिया। तो अगर आपने खुद करना है तब भी ठीक, और अगर आपने नहीं करना तो कम से कम अपने उन फ्रेंड्स तक, अपने कोलीग्स तक, अपने जूनियर्स तक, जहां तक आपकी रीच है वहां तक इस चीज को पहुंचा दें, ताकि हम चाहते हैं कि क्लास टाइम पे स्टार्ट हो, नंबर 1, और मेजॉरिटी जो है वो पहली ही क्लास में मौजूद हो। ये ना हो कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद लोग ऐड होते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल में आते हैं। तो हेल्प देम कि, और उनको अगर उनकी क्यूरी है तो आप भी क्लियर कर सकते हैं, मेरी तरफ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वी विल ट्राई के लोगों को मिसकंसेप्शन ना हो इसके बारे में। तो दैट इज ए रिक्वेस्ट के आप सब लोग, फातिमा, हरीम, सुलेमान, तहरीम, सवेरा, आप अपने अपने बैचेस के साथ इसको शेयर करें। अबूजर, स्पेशली अबूजर में मर्दान से है, एहसास एग्रीकल्चर से है, तो अपने ही ऐसे इदारों के साथ, ताकि बाकी इदारों के साथ भी हमारा लिंक बहाल हो जाए। ठीक है जी, तो चलें आज इतना काफ़ी। कल इंशाल्लाह ताला हम इस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। तो बस सिर्फ 2 चैप्टर रह गए। तो जैसे मैंने कहा था किसी वीक में चैप्टर 16 स्टार्ट हो जाएगा और अगले वीक में ये आपका